नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट जो कि आपकी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर आपको क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्लास आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ एआरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ के फॉर्मेट में। आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ भी सकते हैं। क्लास स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो एक बार इसका अध्ययन आप लोग जरूर करें। चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक तरफ आपको संस्थाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ आपको इसका स्थापना दिवस दिया गया है। तो इंटर स्टेट काउंसिल की अगर हम बात करेंगे तो इंटर स्टेट काउंसिल का स्टैब्लिशमेंट 1990 में हुआ था, जो कि सही है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1954 दिया है। सीबीसी की बात करें, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 1964, जो कि सही है। और एनएचआरसी की अगर हम बात करते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तो 1993, ये भी सही है। देखिए क्लास, इस प्रश्न में पूछा गया था कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है, तो एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन की अगर हम बात करेंगे तो इसका स्थापना दिवस है आपका 6 अगस्त 1952। ठीक है, ये याद रखिएगा, 52 यहाँ पर होगा। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या है? बी। ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान से इसको देखिएगा। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपको पार्ट से रिलेटेड प्रश्न पूछे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा है कि पॉलिटी में आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं संविधान के, उसमें पार्ट्स वाला जो है कि फर्स्ट पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में क्या है, इसको जरूर पढ़िएगा भाग। ठीक है, शेड्यूल पढ़ेंगे आप लोग, अनुसूची पढ़ेंगे। ठीक है, संविधान संशोधन कुछ इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे। देखिए क्लास में आपको फिर एक बात बोलूंगी कि प्रीलिम्स का जो कोर्स है वो आपका नहीं बदला है, प्रीलिम्स का कोर्स आपका सेम ही है। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है उसमें बदलाव देखा जा रहा है। पहले जो प्रश्न होते थे वो आपके डायरेक्ट होते थे, अब थोड़ा स्टेटमेंट के फॉर्म में प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, तो इसीलिए हम अपनी तैयारी भी उसी तरीके से रखेंगे। तो सारे सब्जेक्ट्स में अगर हमको पता हो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उन टॉपिक्स को हम खूब अच्छे से नहीं पढ़ सकते हैं, बताइए, हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अगर उन्हीं टॉपिक से स्टेटमेंट के फॉर्म में प्रश्न पूछ लिए तो क्या दिक्कत है, हम करके आएंगे। तो इसलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को इग्नोर बिल्कुल भी मत करिएगा। कोई आपसे कितना भी कह दे कि पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस नहीं रिपीट होते, आप कह दीजिए कोई बात नहीं रिपीट होते हैं, मैं तब भी पढ़ूंगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। आप छोटे से छोटे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बड़े से बड़े परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो पास्ट ईयर्स के पेपर्स होते हैं वो आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये चीज अपने दिमाग में बांध लीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए, पार्ट्स की बात की गई है, भाग की बात की गई है। तो पंचायत की जब हम बात करते हैं तो इसका जिक्र किस भाग में किया गया है? 9th में, एकदम सही है। आपको पता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये जोड़ा गया था। फिर इसके बाद जब हम बात करते हैं म्युनिसिपैलिटी की तो पार्ट 9A ये भी सही है। कोऑपरेटिव सोसाइटी की पार्ट 9B ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे जो अधिकरण दिया है, ट्रिब्यूनल दिया है, वो आपका पार्ट 10 में नहीं है, जो कि आपका सही उत्तर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉन करेक्टली मैच पूछा है, नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब अगर हम ट्रिब्यूनल्स की बात करें तो वो किस पार्ट में दिया गया है? वो आपका 14 पार्ट में दिया गया है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर ये चीज आपसे डिस्कस कर लिया। अब क्लास यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे आप 14A करिएगा इसको। ठीक है, पार्ट ए में यहाँ पे देखिए, जब भी हम ट्रिब्यूनल्स की बात करते हैं, हम अधिकरण की बात करते हैं,
तो आप याद रखेंगे हमारा जो मूल संविधान था, ठीक है, उसमें अधिकरण की बात नहीं की गई थी, इससे रिलेटेड प्रावधान वहां पर नहीं दिया गया था। इन्हें भारतीय संविधान में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया। और किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे? स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे। आपके दिमाग में अगर स्वर्ण सिंह कमेटी का नाम याद आ रहा होगा और फंडामेंटल ड्यूटीज याद आ रहा होगा तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये वही कमेटी है जिसने की 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमारे मौलिक कर्तव्यों को भी हमारे संविधान में जोड़ा था, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर अधिकरण संबंधी प्रावधान मूल संविधान में नहीं थे, ठीक है। इन्हें भारतीय संविधान में 42nd संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल किया गया। ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पर 2 आर्टिकल आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा भी गया है परीक्षा में, तो याद रखिएगा। पहला जो है वो अनुच्छेद 323A है। अब 323A में हम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की बात करते हैं, याद रखिएगा, किसके? प्रशासनिक अधिकरणों की बात हम करते हैं। 323B में अगर हम बात करेंगे, इसमें अदर मैटर्स से रिलेटेड ट्रिब्यूनल्स की बात कही जाती है। तो अगर परीक्षा में आपसे पूछा गया कि कहां पर प्रशासनिक अधिकरणों की बात की गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात की गई है, तो आप बताएंगे कि पार्ट 14A और आर्टिकल अगर हम देखेंगे 323A में हमने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक अधिकरणों की बात की है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब यहीं पर देख लीजिए क्लास, जो 2 आर्टिकल्स मैंने आपको बताए हैं, 323 जिसमें कि दूसरे सब्जेक्ट्स और 323A में हम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की बात करते हैं। अब यहाँ पर प्रशासनिक है, तब आपको इतना समझ में आ रहा होगा जब हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो ये ट्रिब्यूनल आपका प्रशासनिक सेवाओं में जो दिक्कतें हैं, जो भी केसेस हैं, उनको कवर करता है। यही लिखा है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आर क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन दैट रिजॉल्व द डिस्प्यूट। जो भी डिस्प्यूट आपके हैं, जो भी दिक्कतें हैं, किस चीज से रिलेटेड? रिक्रूटमेंट एंड सर्विस कंडीशन ऑफ अ पर्सन एंगेज्ड इन अ पब्लिक सर्विस। जो आपके पब्लिक सर्विस में है, एडमिनिस्ट्रेशन में है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में है, उनसे रिलेटेड सारे मैटर्स को कौन देखता है? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल देखता है। और अदर ट्रिब्यूनल्स के अदर सब्जेक्ट्स के लिए ट्रिब्यूनल आपके 323B में लाया गया है। अब अगर कभी परीक्षा में आपसे पूछे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की बात अगर हम करें तो ये किस आर्टिकल के थ्रू आपका कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, तो आप क्या बताएंगे? 323B के तहत, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई होगी। परीक्षा में ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। अब एक चीज और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, क्योंकि देखिए परीक्षा के इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पेपर में अगर आपको कंफ्यूज करने का प्रयास किया जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो वैसे भी मैंने आप लोगों से परमिशन तो मांग ही ली है। आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स ने कहा कि मैम आप पढ़ाइए, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि इस स्पेसिफिक टॉपिक से बन सकता है, मैम बता दिया करो। हम लोगों को नहीं लगता कि टाइम ज्यादा खींच रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा क्लास, मैंने आपको क्या बताया, आप दिमाग में एकदम बिठा लीजिए। 323A में हम प्रशासनिक अधिकरणों की बात कर रहे हैं और 323B में हम अदर मैटर्स की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे इन दोनों में कुछ डिफरेंस होता है, वो क्या है? जब भी 323A की हम बात करेंगे ट्रिब्यूनल की, तो ये ट्रिब्यूनल आपका जो पार्लियामेंट है, ठीक है, जो संसद है, वही स्टैब्लिश करेगा। 323 कैन बी स्टैब्लिश ओनली, यहाँ पे ओनली शब्द पकड़ेगा, ओनली बाय द पार्लियामेंट, संसद द्वारा ही इसका गठन होता है। लेकिन अगर हम 323B की बात करेंगे तो इसका एस्टैब्लिशमेंट संसद भी कर सकता है, पार्लियामेंट भी कर सकता है और स्टेट लेजिस्लेचर भी कर सकता है। तो परीक्षा में अगर कभी भी कंफ्यूज आपको किया जाए तो कह देना मैं कंफ्यूज नहीं होऊंगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई, वेरी गुड। अब यहाँ पर देखिए 323 देयर कैन बी ओनली वन ट्रिब्यूनल एट द सेंटर। हम 323 में हम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम पब्लिक सर्विस की बात कर रहे हैं, हम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हम किसको अधिकार दे रहे हैं इनको स्टैब्लिश करने का? पार्लियामेंट को अधिकार दे रहे हैं। तो सेंटर में खाली एक 323A के थ्रू खाली एक ट्रिब्यूनल आपका कॉन्स्टिट्यूट होगा, ठीक है। और अगर हम स्टेट की बात करेंगे तो 1 फॉर ईच स्टेट, ठीक है, 1 फॉर ईच स्टेट, हर स्टेट के लिए एक और सेंटर के लिए एक। ये चीज याद रखिएगा। हाँ, एक चीज हो सकती है कि एक ट्रिब्यूनल आपके एक से ज्यादा स्टेट्स के लिए हो, जैसे हम हाई कोर्ट को देखते हैं, कभी कभी एक हाई कोर्ट आपका एक से ज्यादा स्टेट्स के लिए होता है ना, यही वही सेम चीज यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। बट अंडर 323 देयर कैन बी अ हायरार्की ऑफ ट्रिब्यूनल्स। अब
अदर ट्रिब्यूनल्स में आपकी हायरार्की हो सकती है। हो सकता है कोई एक ट्रिब्यूनल किसी एक सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, जैसे हमने कहा एनवायरमेंट से रिलेटेड आपका एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब इसी पे आपके और ट्रिब्यूनल्स भी हो, तो ये चीज है। बस इतनी चीज क्लियर हो गई। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था वो आपको याद रखना है। मैं रिवाइज कराती हूँ, एक बार देख लीजिए। सबसे पहले हम 14A में अधिकरणों की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम ट्रिब्यूनल्स की बात कर रहे हैं। इसको हमारे संविधान में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया। किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे? स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे। ये सब चीजें आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया इसी में हम दो आर्टिकल्स की बात करते हैं, 323A और 323B की, ठीक है। जब हम 323A की बात करते हैं तो A फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये 80 है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, और ये आपके अदर ट्रिब्यूनल्स है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का गठन कौन करेगा? संसद करेगा, पार्लियामेंट करेगी खाली, ठीक है। और सेंटर में खाली एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होगा, और स्टेट में भी खाली आपके एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होंगे। लेकिन 323B की बात करेंगे तो इसका जो गठन है वो पार्लियामेंट भी कर सकता है और स्टेट लेजिस्लेचर भी कर सकता है, ठीक है। ये चीज याद हो गई होगी आपको। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे कम तथा सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाले जिलों को दर्शाने वाले सही युग्म कौन से हैं? तो बोला गया है सबसे कम तथा सबसे अधिक अनुसूचित जाति आपके कहाँ मिलते हैं? तो सीतापुर एवं बागपत, ठीक है, बागपत एवं सीतापुर, बागपत एवं सोनभद्र, फिर यहाँ पे दिया गया सोनभद्र एवं सीतापुर। यहाँ पे शेड्यूल्ड कास्ट की बात की गई है और आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं क्लास। लोकगीत होरी एवं रसिया उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? ये तो आपके आरओ का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ लिया जाता है ये लोकगीत कहाँ से संबंधित है, लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है ना, तो ये टॉपिक तैयार रखिएगा, वैसे हम लोग रिवाइज भी करते रहते हैं। तो यहाँ पर बुंदेलखंड दिया है, ब्रज दिया है, पूर्वांचल दिया है और पश्चिम क्षेत्र दिया है। तो होरी और रसिया जो है वो आपके ब्रज रीजन से संबंधित है। बी आपका सही उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। यह प्रत्यक्ष ऋण आवंटित नहीं करता है। तो देखिए क्लास, अगर हम नाबार्ड की बात करें, ठीक है, तो नाबार्ड की जो स्थापना है वो 1982 में हुई थी, ठीक है। 1992 जो यहाँ पे आपको दिया है ये आपका गलत है। कब हुई थी? 1982 में दी थी। हाँ, ये चीज है कि यह प्रत्यक्ष ऋण आवंटित नहीं करता है, ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। यह वर्तमान में भारत में कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से संबंधित शीर्ष वित्तीय संस्था है, ये आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? करेक्ट पूछा है, तो करेक्ट आपका होगा खाली 2 आपका सही है। अब नाबार्ड की अगर हम बात करें, कभी कभी हमसे ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि नाबार्ड की बात किस प्लानिंग कमीशन में की गई थी? तो इसमें कितने शब्द है? 1 2 3 4 5 6। तो याद रखिएगा 6वें प्लानिंग कमीशन में नाबार्ड के एस्टैब्लिशमेंट की बात की गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही प्रश्न आपका पूछता है जो मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? अरे वाह, अब तक पूछा जाता था कि कर्क रेखा आपके किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो स्टूडेंट्स याद करके रखते थे गमछा झार मित्र पर, ठीक है, गमछा झार मित्र पर। आप सभी को ये ट्रिक पता होगी। अब पूछा जा रहा है कि लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पे लोकेटेड है भारत के स्टेट्स में? तो यहाँ पे देखिए, आपको पता है गुजरात से होकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है, इधर त्रिपुरा और मिजोरम से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है भारत में। वेरी गुड। अब अगर आप इस मैप को देखेंगे तो बताइए कहां पर सबसे ज्यादा अपनी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका लाई कर रहा है? तो मध्य प्रदेश दिख रहा है ना, तो डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। अच्छा, अगर न्यूनतम पूछेगा तो याद रखिएगा राजस्थान में, ये भी चीज याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। अब क्लास यहाँ पे 1-2 पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट मैं डिस्कस करूंगी। परीक्षा में पूछता है कि इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर 2 बार किस नदी को क्रॉस करता है? तो यहां पर याद रखिएगा अफ्रीका में, मैं फिर क्वेश्चन को रिपीट करूंगी अभी। अफ्रीका में एक नदी है कॉन्गो, कॉन्गो, ठीक है, जिसको कि इक्वेटर जो है वो 2 बार काटता है।
ये चीज क्लियर हो गई। भारत में अगर हम बात करेंगे तो आपको पता है भारत में हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, कर्क रेखा की। तो जो कर्क रेखा है भारत में माही नदी को काटती है, ये चीज याद रखिएगा 2 बार। और ये कहां पर है? आपके मध्य प्रदेश में है। और क्या याद रखना है आपको? एक और चीज याद रखनी है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात हम कर रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो लिम्पोपो नदी को, ठीक है, 2 टाइम काटती है, जो कि आपके अफ्रीका में है। तो यहां पर ये तीनों पॉइंट्स आपको याद रखना है। सबसे पहले कॉन्गो नदी, ठीक है, कॉन्गो नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिसको कि इक्वेटर जो है वो 2 बार काटता है और ये अफ्रीका में है। माही नदी की हम बात करेंगे, माही नदी हमारे भारत में है और इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कर्क रेखा है वो 2 बार काटती है। और अगर हम माही नदी के बारे में और डिटेल में देखें तो यहाँ पे याद रखिएगा ये आपके मध्य प्रदेश से होकर राजस्थान में बहती है और गुजरात में एंटर करती है। लिम्पोपो नदी जो है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 2 बार काटता है, ये भी याद रखना है आपको। तो ये तीनों चीज मैंने आपको बता दी। यहाँ पर देख लीजिए विच कंट्रीज फॉल इन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां कहां से होके गुजरता है? ये आपका क्या है? नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, ये आपका साउथ अमेरिका दिख रहा है, इधर अफ्रीका दिख रहा है, ये ठीक है, इधर आपको इंडिया दिख रहा है। तो यहाँ पे मेक्सिको दिख रहा है आपको, ठीक है, यहाँ बहामास दिख रहा है। फिर इधर आप याद रख सकते हैं माली करके, अगर आपको याद रखना है तो माली ऐसे करके, MALE। तो अफ्रीका में जहां जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है आप इस कोड से याद रख सकते हैं, MALE। तो सबसे पहली कंट्री तो आपकी माली ही हो गई, याद रखिएगा, ठीक है, माली फर्स्ट कंट्री आपकी हो गई। अब सबसे पहले माली हो गई, फिर देखिए यहाँ पे आपकी मोरिटीना हो गई, M स्टैंड फॉर द मोरिटीना, A स्टैंड फॉर द अल्जीरिया, ठीक है, यहाँ पे अल्जीरिया हो गया, L स्टैंड फॉर द लीबिया, फिर ये आपका इजिप्ट हो गया। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, आप मैप देखिएगा क्लियर होगा। और भारत में हमने डिस्कस कर ही लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। म्यांमार और आगे आप देखेंगे यहाँ पर म्यांमार और इधर आपको बांग्लादेश को भी काटते हुए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल इन द कोरोजन ऑफ आयरन मेटल। अगर हम आयरन मेटल की क्षयकरण की बात करें तो इसमें क्या क्या होता है? खाली ऑक्सीजन की वजह से होता है कि ऑक्सीजन मॉइस्चर की वजह से होता है? खाली हाइड्रोजन की वजह से होता है कि हाइड्रोजन मॉइस्चर की वजह से होता है? आपने देखा ना जंग लग जाता है, तो जंग किसके वजह से लगता है? किसके प्रेजेंस की वजह से? ऑक्सीजन और मॉइस्चर की वजह से। तो यहाँ पर बी आपका सही उत्तर है। ये पहले पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, आरंभिक गुप्त मुद्राएं और अभिलेख मुख्यतः किस राज्य से प्राप्त हुई हैं? तो बताइए, मध्य प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से, उत्तर प्रदेश से या फिर महाराष्ट्र से? अगर हम गुप्त वंश की बात करें क्लास, तो गुप्त वंश का जो आरंभिक राज्य है वो उत्तर प्रदेश और बिहार है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यहाँ पर जितने भी आपको आरंभिक मुद्राएं हैं और अभिलेख है वो मुख्यतः हमको कहां से मिलता है? उत्तर प्रदेश से ही मिलता है, ये चीज याद रखिएगा। तो सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, फिर ये गुप्त काल से ही है। गुप्त काल में स्त्रियों की दशा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है बोला गया है? तो यहाँ पर नहीं है बोला गया है, उनका उपनयन होता था, समाज में वैश्याओं के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है, स्वयंवर की प्रथा का भी प्रचलन था और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गुप्त काल की अगर हम बात करें तो जो स्त्रियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्त्रियों के लिए आपका उपनयन नहीं होता था, ये आपका गलत है, ठीक है। गुप्त युग अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कन्याओं का जो विवाह था वो सामान्यतः 12 से 13 वर्ष की अवस्था में हो जाता था, जिसके कारण उपनयन ट्रेडिशन सेरेमनी नहीं होती थी, ठीक है। सती प्रथा के अगर हम बात करें, सती प्रथा का उल्लेख आप सभी को पता है कि यहाँ पर सती प्रथा प्रचलित थी। तो सती प्रथा का उल्लेख परीक्षा में पूछा जाता है कहां से मिलता है, तो आप मुझे क्या बताएंगे? सती प्रथा का जो उल्लेख है वो भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। तो मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बता दिया, लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ए है। ये आपको समझ में आ गया ना कि लड़कियों का जो विवाह था वो 12 से 13 वर्ष में हो जाता था, बहुत अर्ली एज में मैरिज होती थी, जिसकी वजह से उनका उपनयन नहीं होता था। एक रीजन ये था, ठीक है।
देवदासियां होती थी, समाज में वैश्याओं के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। हाँ, ये सही है कि पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, लेकिन हाँ, ये भी देखा गया है कि कुलीन वर्ग की जो महिलाएं होती थी वो बाहर निकलते समय अपने मुंह को ढक के जाती थी, थोड़ा घूंघट लेके जाती थी, लेकिन पर्दा प्रथा नहीं था। ये चीज याद रखिएगा। चलिए, इतनी चीज क्लियर हो गई। अगला प्रश्न हम देखते हैं। कृष्णदेव राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यहाँ पे बोला गया है। तो देखिए, चलिए पढ़ते हुए चलते हैं। यह सालुक वंश का महानतम शासक था। अब जिस स्टूडेंट्स ने भी थोड़ा सा सीरियसली पढ़ाई की है उसको तुरंत उत्तर मिल गया होगा कि यहाँ पर हम कृष्णदेव राय की बात कर रहे हैं मैम, और आप यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि वो सालुक वंश का था। नहीं नहीं, कृष्णदेव राय सालुक वंश का नहीं था। वो किस वंश का था? वो तुलुक वंश का था। ये आपका गलत है, और इस प्रश्न में पूछा ही था कौन सा सत्य नहीं है, तो पहला ही आपका सही उत्तर है। लेकिन हम और ऑप्शंस को भी देखेंगे। अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए इन्हें आंध्र भोज कहा जाता है। परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि आंध्र भोज नाम से हम किससे जानते हैं? हम कृष्णदेव राय को जानते हैं। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्ता माल्यात और संस्कृत में जामवती कल्याणम की रचना की है। वेरी गुड, ये भी एक प्रश्न आपका बनता है। जामवती कल्याणम की रचना किसने की है? कृष्णदेव राय ने की है। अमुक्ता माल्यात की रचना किसने की है और किस लैंग्वेज में की है? तो आप याद रखेंगे, कृष्णदेव राय ने तेलुगु लैंग्वेज में अमुक्ता माल्यात लिखा था और संस्कृत में जामवती कल्याणम लिखा था। ठीक है, इन्हीं के समय 1515 ईस्वी में पुर्तगाली डोमिंगो पायस, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि डोमिंगो पायस किसके समय में विजयनगर में आया था? तो कृष्णदेव राय के समय में आया था। क्लास, अब ये देखिएगा, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे एक एक लाइन से आपको प्रश्न मिल रहे हैं जो परीक्षा में पूछा गया। जैसे आंध्र भोज किससे कहा गया है, डोमिंगो पायस किसके समय में आया था, अमुक्ता माल्यात किसने लिखी है, किसकी रचना है, किस लैंग्वेज में लिखी है, तो सारे पॉइंट्स आपको रिवाइज हो गए होंगे। ठीक है, इतनी चीजें आपको रिवाइज हो गई होगी। यहाँ पे एक जो पॉइंट छूटा है कृष्णदेव राय से रिलेटेड, 2 पॉइंट, वो मैं आपको और बता दूं। जैसे कि पहली चीज आप याद रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न बना है कि नागलपुर नगर किसने बसाया। ठीक है, तो आप याद रखेंगे नागलपुर नगर जो है वो कृष्णदेव राय ने बसाया। ठीक है, और इन्हीं की माँ का नाम क्या था? नांगल देवी था, और नांगल देवी के नाम पर ही, अपने माता के नाम पर ही इन्होंने नांगलपुर नगर बसाया था। ठीक है, यहाँ पर बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक भी बनाया है। तो अगर परीक्षा में पूछा बाबर ने किसे अपनी आत्मकथा में किसके बारे में लिखा है, तो आप क्या बताएंगे? कृष्णदेव राय के बारे में लिखा है। चलिए, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अगला प्रश्न हम देखते हैं। ये जो प्रश्न है ये आपका परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। क्लास, पूरे टेस्ट में मैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करती हूँ, साथ ही साथ कुछ नए प्रश्नों को भी डिस्कस करती हूँ, ताकि आपका रिवीजन होता रहे, एक अच्छा सा टेस्ट आप दे पाए। अगर कोई भी परेशानी होती है तो आप मुझे बताइएगा। अच्छा, एक चीज और, मैंने आप लोग के कमेंट्स पढ़े कि 1-2 लोगों को किसी स्लाइड में दिक्कत हो रही थी विजिबिलिटी में, कि मैम क्लियर नहीं दिख रहा है। तो आप मुझे उस क्वेश्चन को बता दीजिए कि मैम मुझे ये क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा था। वैसे मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि चीजें आपको अच्छे से विजिबल हो, आपको कोई दिक्कत ना हो, लेकिन अगर थोड़ी सी परेशानी होती है तो उसके लिए थोड़ा सा क्षमा कर दीजिएगा अपने टीचर को। ठीक है, मुझे क्षमा कर दीजिएगा, और मैं आगे कोशिश करूंगी कि और अच्छा कंटेंट और अच्छी विजिबिलिटी मैं आपको प्रोवाइड करूं। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उसकी चिंता आप लोग नहीं करेंगे। अगर किसी टॉपिक में आपको दिक्कत हो रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर लोकेटिंग द सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट इन द ओशियन? तो आप मुझे बताइए किसका यूज किया जाता है? महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑडियोमीटर का, गैल्वेनोमीटर का, सेक्सटेंट का, या फिर सोनार का? यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? सोनार। ठीक है, डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए, पार्ट से रिलेटेड, भाग से रिलेटेड फिर एक प्रश्न आ गया। केंद्र राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में वर्णित है? यहाँ पर बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा यूनियन स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप के बारे में कहाँ पे बोला गया है। ठीक है, तो बताइए क्लास, यहाँ पर क्या होगा आपको? तो पहला आपको पार्ट 10 दिया है, पार्ट 11 दिया है, ठीक है, फिर 12 दिया है, फिर 13 दिया है। तो यूनियन स्टेट रिलेशनशिप की बात जो है वो पार्ट 11 में की गई है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि हम केंद्र राज्य संबंध को 3 भाग में
डिवाइड करते हैं। पहला आपका विधायी संबंध होते हैं, ठीक है। विधायी संबंध की अगर हम बात करेंगे तो ये आर्टिकल 245 टू 255 है। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? हम लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, ठीक है। एलए रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, लेजिस्लेटिव की। यहाँ पे समझ में आ गया होगा इंग्लिश वालों को भी, विधायी संबंध की हम बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे आर्टिकल 356 से हम 263 तक हम प्रशासनिक संबंध की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप की बात करते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद 268 टू 293 जो है उसमें हम वित्तीय संबंध की बात करते हैं, हम फाइनेंशियल रिलेशनशिप की बात करते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सही उत्तर आपका बी है, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। राइट लाइवलीहुड अवार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले है क्या दिया गया है? इसे अल्टरनेटिव नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है और यह 1980 से साहसी चेंज मेकर्स को सम्मानित कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इंग्लिश में भी हम पढ़ लेते हैं। राइट लाइवलीहुड अवार्ड की बात की गई है, इसको हम अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज भी कहते हैं। फिर इट हैज बीन ऑनरिंग द करेजियस चेंज मेकर सिंस 1980। तो यहाँ पर दोनों ही आपके बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, एकदम सही है दोनों। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। संविधान के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना तय किया गया है, ठीक है। संविधान के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना तय किया गया है? तो यहाँ पर देखिए 60 दिया है, 62 दिया है, 62 दिया है, 65 दिया है और फिर बोला गया है 10 नहीं किया गया है। अब जैसे ही ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, ज्यादातर स्टूडेंट्स 65 लगा के आ जाते हैं, 65, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन आप एक चीज याद रखिएगा, संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल तय नहीं किया है, ठीक है। संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल तय नहीं किया है। हाँ, हालांकि बोला गया है कि 65 आयु तक होगा, कि वह 65 आयु तक पदासीन रह सकता है, ये चीज बोली गई है। साथ ही साथ बोला गया है कि उसके मामले में अगर किसी भी तरीके के प्रश्न उठते हैं, ठीक है, तो उसको कौन डील करेगा? संसद द्वारा स्थापित संस्था इसका निर्धारण करेगी, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्लास अगर हम देखेंगे तो तय किया नहीं गया है, ठीक है। डी आपका सही उत्तर होगा, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर पढ़ते हैं एक बार। संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल तय नहीं किया है, संविधान में कहीं पे भी तय नहीं किया गया है। हालांकि इस संबंध में निम्नलिखित 3 प्रावधान किए गए हैं कि वह 65 वर्ष की आयु तक पदासीन रह सकता है। उसके मामले में किसी प्रश्न के उठने पर संसद द्वारा स्थापित संस्था इसका निर्धारण करेगी। अगर उसको अपना त्यागपत्र देना होगा तो वो किसको देगा? राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा। और अगर किसी न्यायाधीश को हटाना होगा तो संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में सही सुमेलित कौन सा है? अढ़ाई दिन के झोपड़े की अगर हम बात करते हैं तो किससे रिलेटेड है? कुतुबुद्दीन ऐबक से, जो कि बिल्कुल सही है। इल्तुतमिश का मकबरा की अगर हम बात करेंगे तो ये इल्तुतमिश। हजार सितून की अगर हम बात करेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ पे तीनों ही सही है, तो डी आपका सही उत्तर हो जाए। चलिए इस प्रश्न को अब हम देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है। एक तरफ आपको क्रॉप दी गई है, फसल दिया गया है, दूसरी तरफ आपको वीट दिए गए हैं, खरपतवार दिया गया है। ऐसे प्रश्न जो है वो आरओ एआरओ परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। तो इसको हम देखते हैं। गेहूं की बात अगर हम करें तो गेहूं में फेलेरिस माइनर खरपतवार देखा जाता है, जो कि सही है। बरसीन की अगर हम बात करें तो इसमें कासनी, ये भी सही है। मटर की बात करेंगे प्याजी, एकदम सही है। धान की बात करेंगे तो यहाँ बथुआ दिया गया है, नहीं, बथुआ जो खरपतवार है ये आपके धान में नहीं मिलता है, गेहूं में देखा जाता है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, गेहूं में खरपतवार के रूप में आपका फेलेरिस माइनर एवं बथुआ पाया जाता है, जबकि मटर में प्यासी, ठीक है, बरसीन में कासनी खरपतवार के रूप में पाया जाता है। ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे प्रश्न आपके आरओ यारो में पूछा जाता है। चलिए इस प्रश्न को अब हम देखते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है चोलकालीन रायसम विभाग वर्तमान में समान है, किस चीज से रिलेटेड है, इक्विवेलेंट है। यहाँ पे इस प्रश्न को आप हिंदी में ही देखिए, इंग्लिश में थोड़ा सा ट्रांसलेशन में दिक्कत है। इसमें वित्त विभाग के
गुप्तचर विभाग के, लोक निर्माण विभाग के या फिर डाक विभाग के? तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है डी, ये आपके डाक विभाग के इक्विवेलेंट है। यहाँ पर देखते हैं, रायलसम विभाग आज के आधुनिक डाक विभाग की तरह कार्य करते थे। केंद्रीय अधिकारी दो श्रेणियों में विभाजन था इनका। पहली श्रेणी को उच्च स्तरीय अधिकारी पेरुदेन और दूसरी श्रेणी को निम्न स्तरीय अधिकारी शिरोदनम कहलाते थे। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न को देखते हैं, 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, रास बिहारी घोष या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है डी, गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए क्लास, अगर हम 1905 की बात करेंगे तो आपको पता है कि 1905 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो बनारस का सेशन था उसको गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रिसाइड किया, और 1905 ही वो समय है जब बंगाल का विभाजन होता है, और उसका विभाजन कौन करता है? लॉर्ड कर्जन करता है। तो 1905 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर था। यहाँ पर देखते हैं, 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गोखले ने बंगाल के विभाजन और कांग्रेस के प्रतिक्रियावादी शासन की निंदा की थी। 1905 के अधिवेशन में कांग्रेस ने बंगाल के स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया था। याद रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व पंजाब में किसके द्वारा किया गया था? लाला लाजपत राय द्वारा एवं सरदार अजीत सिंह द्वारा। परीक्षा में पूछा है। और अगर पूछेगा दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो आप बताएंगे सर सैयद हैदर रजा ने। ठीक है, और मद्रास में किसने किया था पूछेगा स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व? तो चिदम्बरम पिल्ले। और आंध्र प्रदेश में हरि सर्वोत्तम राय ने संभाली थी कमान। ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो आपको याद रखना है। अच्छा, 1905 में तो हमने देख लिया गोपाल कृष्ण गोखले ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिसाइड किया था। यहाँ पर हमने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया था। इसके बाद 1906 की हम बात करते हैं, तो 1906 में जो आपका सेशन हुआ था उसको दादा भाई नौरोजी प्रिसाइड करते हैं। और आप सभी को पता है 1907 में एक बहुत ही बड़ी घटना होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस में, वो क्या है? सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट, ठीक है, याद रखिएगा। सूरत में क्या होता है, जो आपके एक्सट्रीमिस्ट लीडर है और जो लिबरल लीडर्स है इनके बीच में पार्टीशन हो जाता है, विभाजन हो जाता है गरम दल और नरम दल में। ये चीज याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वसा के अणु ग्लिसरॉल तथा वसा अम्ल के मिलने से बनते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। तो यहाँ पर हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। तो ये चीज याद रखिएगा, जो आपके फैट्स होते हैं वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर बनते हैं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन इट कंटेन मोर ऑक्सीजन देन कार्बोहाइड्रेट, ये आपका गलत है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पे कौन सा सही नहीं है, कौन से सही नहीं है बोला गया है। ठीक है, इसको आप क्या करिए क्लास, इसको आप कर लीजिए कौन से सही नहीं है या फिर रहने दीजिए इसको। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2 सही नहीं है। ठीक है, और आप यहाँ पर इसको सही कर लीजिए, यहाँ पे बी करिएगा। हम वसा के अणु, जो वसा की बात करते कि अणु ग्लिसरॉल तथा वसा अम्ल से मिलने से बनते हैं, जो कि आपको सही है। कार्बोहाइड्रेट के समान यह भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, ये चीज याद रखिएगा। यही यहाँ पर गलत दिया गया है आपका। इसमें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती नहीं, अधिक नहीं कम होती है। और इस प्रश्न में पूछा गया था कौन सा आपका सही नहीं है, तो 2 उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे बी सही होगा, इसको सही कर लीजिएगा। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की संकल्पना एवं विधि का उद्भव किस देश में हुआ है? यहाँ पे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की बात की गई है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से, स्विट्जरलैंड से, भारत से या फिर अमेरिका से? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? अमेरिका से लिया गया है। डी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। सवाना बायोम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य है? ठीक है, असत्य, रॉन्ग बोला गया है। या आर्द्र सूक्ष्म उष्णकटिबंधीय जलवायु में पाई जाती है। ट्रॉपिकल सवाना वहां पे मिलता है यहाँ पर। ठीक है, चलो एकदम सही है। उष्णकटिबंधीय जलवायु की बात की गई है, सही है। सवाना बायोम में पेड़ पौधे और जंतुओं में सूखे
को सहने की क्षमता होती है। ये ग्रासलैंड है, ट्रॉपिकल रीजन में पाई जाती है, तो बड़ी बड़ी ग्रासेस रहती है, तो पानी इतने आसानी से नहीं मिलता है। इसी वजह से वहां पे जो प्लांट्स और जीव जंतु होते हैं उन्हें सूखे सहने की क्षमता उनके अंदर होती है। ये एकदम सही है, ठीक है। अफ्रीका में इस बायोम को लानोस कहा जाता है, और यह बड़े बड़े शिकारियों की भूमि के नाम से भी जानी जाती है। ये तो परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि बड़े बड़े शिकारों की भूमि के नाम से किसे हम जानते हैं, तो सवाना को जानते हैं, सवाना ग्रासलैंड को जानते हैं। या अफ्रीका की में पाई जाती है, इस लानोस नाम से जानी जाती है, ये आपका गलत है। देखिए, अफ्रीका में नहीं, लानोस नाम से हम इसे वेनेजुला में जानते हैं, ये चीज याद रखिएगा। और सब चीजें आपकी बिल्कुल सही है, गलत कौन सा है, खाली सी। ये चीज क्लियर हो गई ना क्लास? लानोस की बात की गई है तो इसको वेनेजुला में लानोस कहा जाता है, ये चीज आपको अपने दिमाग में रखनी है। चलिए, सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, जैव निम्नीकरण प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल की बात की गई है। इस वर्ग के प्रदूषण का विभिन्न सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन हो जाता है। दूसरा है, घर की रसोई का कूड़ा, मल मूत्र, कृषि उत्पादित अपशिष्ट, कागज, लकड़ी तथा कपड़े इसके सामान्य उदाहरण है। मैंने आपको पहले भी बताया है, हम जैव निम्नीकरण प्रदूषण की बात करें, जब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की, तो ये आपका बहुत ही जल्दी डिग्रेड हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा। तो इसमें किचन के जो वेस्ट है या फिर फूल पत्ती, ठीक है, और जो आपकी सीवेज से जो वेस्ट निकल रहे हैं, अगर उसमें प्लास्टिक ना हो तो वो बहुत ही आसानी से आपके क्या होते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं। तो दोनों ही आपके बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे बोला गया है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है। क्लास देखिए, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे दोनों ही सही है। आप इसको एक काम करिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अलग अलग दिया गया है, तो थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। इसको आप सही है करिए और यहाँ पर उत्तर को मार्क करिए सी। दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है। जैव निम्नीकरण प्रदूषण वो प्रदूषण होते हैं जिनको की डिकम्पोज बहुत आसानी से हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा। इस वर्ग के प्रदूषकों का विभिन्न सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन हो जाता है, ठीक है, और इसमें आपके ऐसे प्रदूषण पाए जाते हैं। चलिए, सी आपका सही। अगला प्रश्न हम देखते हैं, पौधों में जल का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। दूसरा है, पौधों में जल का परिवहन एक दिशात्मक होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, अर्थात जड़ से तने की ओर। ठीक है, यहाँ पे क्लास आप याद रखिएगा, जब हम बात करते हैं प्लांट्स की तो दो चीज बात करते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जो फूड्स हैं प्लांट्स को वो फ्लोएम द्वारा एक दिया जाता है, और जल की अगर हम बात करेंगे, जल के ट्रांसपोर्ट की, जल का परिवहन, यहाँ पे फ्लोएम लिखा है, ये गलत है, ये जाइलम द्वारा होता है। ठीक है, जाइलम के द्वारा आवश्यक रूप से जो पानी का परिवहन है वो होता है, ये चीज याद रखिएगा। और ये एक दिशात्मक होता है, ये भी सही है, और मूल से तने की ओर। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही है बोला गया है, तो आपका केवल 2 सही, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो बताइए, तारापुर, मैंने आपको पहले ही बताया, जब हम तारापुर की बात करेंगे तो तारा है, और स्टार्स आपके कहाँ मिलते हैं आपको, महाराष्ट्र में। तो ए का फोर्थ 2 जगह दिया गया है, वेरी गुड। फिर इसके बाद कुंदन कुलम दिया गया है, रावत भाटा दिया गया, क्यागा दिया गया है। मैंने आपको बताया क्यागा ऐसे लिखा जाता है, तो क्यागा का के ए याद रखना, तो के ए कर्नाटक, तो डी का थर्ड आपका यहाँ दिया गया, बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कुंदन कुलम की, तो तमिलनाडु आपको याद रखना है। कलपक्कम की बात करेंगे, कलपक्कम, तो भी आप क्या याद रखेंगे, तमिलनाडु याद करेंगे। कुंदन कुलम की हम बात करेंगे तो ये भी आपका तमिलनाडु हो गया। और अगर हम रावत भाटा की बात करेंगे तो आप राजस्थान याद रखेंगे, बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किस धातु को मेटल ऑफ होप के नाम से जाना जाता है। एक आसान सा प्रश्न है। तो मेटल ऑफ होप को हम किस धातु को बोलते हैं, कॉपर को, यूरेनियम को, लोहा को, या फिर थोरियम। तो यहाँ पर यूरेनियम को मेटल ऑफ होप के नाम से जानते हैं। गिब्सन रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है, बताइए। मैंने आपको पढ़ाया है, सैंडी, ठीक है, बताओ, सैंडी बताया था ना, कहां पर है सब। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बताया था कहां पर है, हिंट दे रही हूं मैं तुम लोगों को। चलो, अफ्रीका, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। तो आप सभी को पता है इसका उत्तर क्या है, गिब्सन, सिम्पसन, ये सब डेजर्ट आपके कहां पर है, ये सब ऑस्ट्रेलिया में है। आगे बढ़ते हैं,
ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी कीमत में कमी से उनकी मांग में वृद्धि होती है, उनको हम क्या कहते हैं? मतलब जिनकी कीमत जब आपकी कम होगी, आइटम हुज डिमांड इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन देयर प्राइस, तो उनको हम गिफ्ट गुड्स कहते हैं, कि जॉइंट गुड्स कहते हैं, या फिर इंटीरियर गुड्स कहते हैं, या फिर अननेसेसरी गुड्स कहते हैं। इनको हम गिफ्ट गुड्स कहते हैं। ये आपका सही उत्तर है। प्रश्न को क्लास हम देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? जामनगर तेल रिफाइनरी जो है वो गुजरात में है, दिग्बोई तेल रिफाइनरी असम में है, तातीपाका आंध्र प्रदेश में, बीना ऑयल रिफाइनरी मध्य प्रदेश में। तो देखते हुए चलते हैं। जामनगर की हम बात करेंगे तो गुजरात में है, दिग्बोई जो है असम में है, सही है, तातीपाका आंध्र प्रदेश में है, बीना जो है वो पंजाब में नहीं है। ठीक है, बीना कहां पर है? ये आपके मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? डी आपका करेक्टली मैच नहीं है, याद रखिएगा। वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पूरे देश की कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है? बताइए। 16.16, 16.151, 19.2 या फिर 26.8? तो अगर हम देखेंगे 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार तो उत्तर प्रदेश में पूरे देश की 16.51 जनसंख्या रहती है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। उत्तर आपका क्या होगा यहाँ पर? बी आपका सही उत्तर है। भारत में सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल या फिर महाराष्ट्र? तो सबसे ज्यादा स्लम अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा स्लम महाराष्ट्र में मिलेगा, तो डी आपका सही उत्तर है। प्रदेश में सबसे अधिक, चलिए क्लास ये दूसरा चीज है, यहां पे आप मत कंफ्यूज होइएगा, नहीं यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे दिया गया है देश में सर्वाधिक स्लम आबादी वाले राज्य आपके महाराष्ट्र हो गए, आंध्र प्रदेश हो गए, पश्चिम बंगाल हो गए। यहाँ पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है, तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम देखेंगे सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले ये जिले विले दिए गए, इधर आप देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में स्लम एरिया 9.5% है। अगर हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक स्लम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? मेरठ है, मैंने आपसे डिस्कस किया है। ठीक है, और देश में अगर हम देखेंगे पूरे देश में तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की गई है, तो संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस संशोधन के तहत मंत्रिमंडल का आकार भी 15% सीमित कर दिया गया और यह संशोधन 2003 में लाया गया। इसमें से आपका कौन सा सही है बोला गया है? आप सभी को पता है कि 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये बोला गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों का जो आकार है, ठीक है, वो 15% मतलब 15% से ज्यादा नहीं होगा। इसको सीमित कर दिया गया था, ये बिल्कुल सही है, ये चीज याद रखिएगा। और इस संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची की धारा 3 को खत्म कर दिया गया, जिसमें प्रावधान था कि 1/3 सदस्य एक साथ दल बदल कर सकते हैं। दोनों चीजें 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाई गई थी और ये 2003 में आया था, ये भी सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। व्याख्या देखना हो तो आप एक बार इसको देख सकते हैं। इस संशोधन के तहत मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों का आकार भी 15% सीमित कर दिया गया, जो कि मैंने आपको बताया। हालांकि राज्य में किसी भी कैबिनेट सदस्यों की संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। इस संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची जो मैंने बताया 10 शेड्यूल की धारा 3 को खत्म कर दिया गया, जिसमें प्रावधान था कि 1/3 सदस्य एक साथ दल बदल कर सकता है। ठीक है, और दल बदल कानून से रिलेटेड तो हमने फैक्ट्स पहले भी डिस्कस किए हैं। चलिए यहाँ पे देखिए केएस पुट्टास्वामी केस जो था वो किस चीज से रिलेटेड था? आर्टिकल 14 से, 17 से, 19 से कि 21 से? यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये आपका सही उत्तर जो है वो आर्टिकल 21 है। यहाँ पे डी सही उत्तर है, डी। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्लास अगस्त 2017 में न्यायमूर्ति एम पुट्टास्वामी मन्ना भारत संघवाद में उच्चतम न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि निजता का अधिकार संविधान द्वारा संरक्षित मौलिक अधिकार जो कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता का अंतर्भूत भाग है।
तो कभी कभी परीक्षा में ये भी पूछता है कि राइट टू प्राइवेसी राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार संविधान में का किस अनुच्छेद में आपका संरक्षित है? तो आप बताएंगे आर्टिकल 21 में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न, ये आपके डीपीएसपी से रिलेटेड है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। इसको पढ़िए एक बार, क्या लिखा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1935 में गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नर जनरल के लिए जारी अनुदेश पत्रों के समान है। दूसरा है अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति में मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति भी शामिल है। तो दो अलग अलग स्टेटमेंट है, ये आपको बिल्कुल सही स्टेटमेंट है पहला कि जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं, तो ये कहां से लिया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक है, ये डायरेक्शन है, किसके लिए डायरेक्शन है? स्टेट के लिए डायरेक्शन है। और अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति में मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की भी शक्ति शामिल है, ये सही है। बस यहाँ पे जो केशवानंद भारती केस में बोला गया था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है ना, उसमें चेंजेस नहीं होने चाहिए। ठीक है, बस ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर दोनों ही आपके बिल्कुल सही है और सी आपका सही उत्तर हो गया। तो सी सही उत्तर है क्लास, हमने डिस्कस कर लिया। चलिए, थैंक यू सो मच। आज के सेशन को यही पे एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। ठीक है, मैंने देखा इसके पहले की क्लासेस में आप में से कई स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है पिन वैली वाला, तो मुझे अच्छा लगा कि आप लोग पढ़ रहे हो और मतलब आप उत्तर भी दे रहे हो, ये बहुत ही अच्छी बात है क्लास। अगर आप लोग उत्तर दोगे ना तो मैं आपसे क्वेश्चंस क्लास में पूछूंगी, तब मुझे भी अच्छा लगता है कि ठीक है मैं आपसे क्वेश्चंस पूछती हूँ तो आप लोग आंसर्स देते हो। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि अगर पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। स्लाइड की विजिबिलिटी वाली दिक्कत मैंने आप लोगों की एक दो स्टूडेंट्स की पढ़ी है, उसके लिए भी हम आगे देखते हैं, हम थोड़ा सा क्वालिटी और इम्प्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो कंटेंट है उसको आप जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पढ़िए, क्योंकि इन मॉक टेस्ट में क्लास में पहले के क्वेश्चंस भी जो आपके पेपर में पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस भी डिस्कस करती हूँ, साथ में नए प्रश्नों को भी डिस्कस करती हूँ और साथ ही साथ कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा थोरोली पढ़ना चाहिए, मैं उन टॉपिक्स को भी डिस्कस करती हूँ। तो आपको क्लास अच्छी लगती होगी, नॉलेज मिलती होगी, मुझे ऐसा लगता है, तो अच्छी बात है। ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए और मैं फिर आपसे कहूंगी आपको अपने पे विश्वास करना पड़ेगा। ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी, कर्म करना पड़ेगा और स्मार्टली थोड़ा सा चीजों को समझते हुए, ये नहीं कि एक ही बुक पढ़ने में 1 महीना लगा दे, उससे कुछ नहीं होगा। आपको सारे सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है। ठीक है, आपको मॉक टेस्ट देने हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं और जो टॉपिक्स आपके गलत हो रहे हैं उनको रिवाइज भी करना है साथ ही साथ। तो इसी तरीके से आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए और आने वाले ऑफिसर्स तो आप लोग नहीं हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट क्लास, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। कोई भी प्रॉब्लम होती है क्लास में तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आशा करती हूँ आपका दिन अच्छा जाए। इसी तरीके से मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ, एक कोड एग्जाम के साथ बने रहिए।